फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और आप सीटेट की परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 1 है, जिसमें आप पर्यावरण अध्ययन यानी कि NCERT बेस पर 3rd to 5th और संपूर्ण EVS यहीं से पूरा होगा, यहीं से पूरा पेपर आएगा। और अगर आप फर्स्ट बार पेपर दे रहे होंगे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं सीटेट पेपर 1 की बात करूं तो इसमें मित्रों आपकी 5 विषय होती हैं, जिसमें CDP आपकी कितने की आएगी? 30 नंबर की। आपका EVS होगा आपका 30 नंबर का। गणित होगा आपका 30 नंबर का। और भाषा, इसमें भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में आपकी हिंदी होगी, ये भी आपकी 30 की होगी। और भाषा 2 में आपकी इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, आपकी जो है पसंद की होगी, वो भी आपकी कितने की होगी? 30 की। तो कुल मिलाकर के आपकी जो परीक्षा कितने की हो गई? 150 नंबर की। तो 150 प्रश्न होंगे, 150 ही नंबर की होगी। बात करते हैं लेवल 2। लेवल 2 में मित्रों आपकी देखिए CDP भी आती है, भाषा 1 और भाषा 2 भी होती है। यहाँ पर सिर्फ SST यानी कि सामाजिक विज्ञान जो आपको 60 नंबर की देखने को मिलेगी। अब ये 60 नंबर की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी की CDP और भाषा 1 और भाषा 2 की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके 2nd पेपर में अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये 60 नंबर SST के देखने को मिलते हैं। या आप जो है साइंस से हो तो विज्ञान के आपके मिलेंगे, साइंस के आपके 30 नंबर और 30 नंबर आपका गणित का होगा। तो मित्रों देखिए, आप दोनों पेपरों को अच्छे से निकाल सकते हैं। इसलिए 2nd पेपर की आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो फर्स्ट पेपर आपका आराम से निकल जाता है, क्योंकि CDP, EVS और भाषा 1 और भाषा 2, ठीक है। और आपका गणित ये आपके प्रथम लेवल में है। 2nd लेवल में आपकी CDP है और आपका भाषा 1 और भाषा 2, यानी कि 90 नंबर आप जो है किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रथम की या 2nd की, तो 90 नंबर आपके लिए दोनों के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण EVS, जिसमें संपूर्ण EVS कवर की जाएगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, NCERT की बेस पर है। तो सीटेट, EVS, कंटेंट और इसमें पेडागोगी आती है, यानी कि आपका 15 नंबर का इसमें कंटेंट होता है और पेडागोगी आपकी 15 नंबर की आती है। इसके टैग वर्ड की मैंने वीडियो बना दी है, आप आराम से 15 नंबर समझ पर आधारित लेकर के आ सकते हैं। और आज की महत्वपूर्ण आपकी क्लास है, इसलिए बिना स्किप किए सिर्फ कंप्लीट देखना। स्टार्ट करते हैं। नए पाठ्यक्रम में पर्यावरण की जो थीम होती हैं, थीम ये सोच लीजिए, ये थीम से आपके 1-2 प्रश्न आने ही आने हैं और इसका प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे तो आपको थीम जरूर नज़र आएंगी। तो नए पाठ्यक्रम में मित्रों आपकी पर्यावरण की 6 थीम होती हैं। कितनी हैं? 6 थीम हैं आपकी। 6 थीमों में आपका पर्यावरण बटा हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा कि पर्यावरण की कितनी थीम है, तो आपको बताना है 6। तो इसमें सबसे पहली थीम जो है परिवार एवं मित्र। क्या है? परिवार एवं मित्र, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब ये परिवार एवं मित्र जो हैं, इसकी भी उप थीम है। इसकी जो परिवार एवं जो मित्र हैं, इसकी उप थीम है कितनी? 4। कितनी है? 4 हैं। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और आपके पौधे। ये क्या है? परिवार एवं मित्र की ये उप थीम है। जैसे आपके उपनाम होते हैं ना, ऐसे ही परिवार एवं मित्र के जो क्या है, उप थीम है इनकी। तो ये सबसे पहली आपकी परिवार एवं मित्र, और इसकी 4 जो हैं उप थीम है। 2nd नंबर पर है भोजन, ठीक है। 3रे पर है पानी और 4थे पर है आवास और 5वें पर है यात्रा और 6वें पर है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस प्रकार आपकी 6 थीम है। अब देखिए जो प्रश्न बन के आएगा परीक्षा में वो कैसे आएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आवास आश्रय के लिए, आश्रय भी आ सकता है, के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? तो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों, देखो ये पेडागोगी वाला क्वेश्चन है, अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। तो मित्रों मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर आपका
थर्ड हो जाएगा, जहाँ भी अनुभव वाली बात आ जाए आंसर आपका वह सही जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर। देखिए जो आपकी थीम है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम क्या है? तो थीम जानवर है, मौसम है, सामग्री नहीं भैया, जानवर भी नहीं है, मौसम भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है, जल। जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो थीम है वो क्या है? जल है। तो आपका सेकंड। नेक्स्ट है उप विषय यानी कि सब थीम। इसकी जो है उप थीम कौन सी? ईवीएस की परिवार और दोस्त, आश्रय, यात्रा नहीं भैया, पौधे हैं। तो पौधे क्या है आपकी? ये आपकी सब थीम है, उप विषय है ये। तो इसका जो है आपका आंसर ऐसे सही हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया, ये थीम से प्रश्न अवश्य आएगा, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्योंकि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 3 की। तो देखिए, पहले बच्चों को कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। यानी कि जो बच्चे हैं, ये नहीं कि भैया स्कूल में ही बंद कर दो, ना, कक्षा का जो बाहर का वातावरण है ना, बच्चों को वहाँ का भी अवलोकन कराया जाए। अवलोकन माने दिखाया जाए बच्चे को, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ही नहीं जाए कि बच्चा पढ़ ले। जो अब तो भैया एनसीईआरटी कहती है कि बच्चों को कक्षा के बाहर की दुनिया का भी अवलोकन कराना चाहिए। सेकंड है बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियां और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। बच्चों को जो क्या है, सृजनात्मक कार्य कराने चाहिए, जिससे बच्चा जल्दी सीखता है। बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ये 3rd की क्लास की बात चल रही है। मशहूर कलाकार, ठीक है, मशहूर कलाकार कौन है आपके? विष्णु चिंचालकर, जो इंदौर है, और इंदौर के मध्य प्रदेश में इंदौर में है। ठीक है, मशहूर कलाकार हैं जो मध्य प्रदेश के विष्णु चिंचालकर। हमारा पहला स्कूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा पहला स्कूल हमारा क्या है? परिवार। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों आपकी क्लास, क्योंकि इसमें संपूर्ण एनसीईआरटी है। नेक्स्ट है चूहों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? चूहों के बारे में। तो चूहा नहीं देखा है तो ये देखिए चूहा किस तरीके से है। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। देखिए, जो चूहे होते हैं इनमें देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, लेकिन ये सूंघ करके और छू करके अपनी क्षमताएं बढ़ा लेते हैं, स्वाद वाली चीज़ों को सूंघ लेते हैं बहुत जल्दी। तो ये चूहों की विशेषताएं हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। जो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ हुई थी, उसमें स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर की गई थी। नेक्स्ट समझेंगे, बच्चों को एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहने दें। बच्चों को डराएं धमकाएं नहीं, बच्चे को खुले माहौल का जो वातावरण है वो दिखाएं और बेझिझक होकर के बच्चे को बात अपनी कहने दें। बच्चों की बात संवेदनाशील से सुनी जाए। जो बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें डांटेंगे फटकारेंगे तो बच्चे भयभीत हो जाएंगे। जो बच्चे बात रख रहे हैं उन्हें बड़े प्यार से संवेदनाशील से सुननी चाहिए। अब बात करेंगे आपके सांप, यानी कि हांगकांग में खाया जाता है क्या? सांप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिंग हू फैन से जाना जाता है, जो आपके हांगकांग में खाया जाता है। तो सांप कहाँ पे खाए जाते हैं भैया? आपके हांगकांग में। ठीक है, कश्मीर में क्या खाया जाता है? कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली। जो सरसों के तेल से जो मछलियाँ बनती हैं वो कश्मीर में खाई जाती हैं। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। गोवा में नारियल के तेल से बनती हैं समुद्री मछली, ये गोवा में खाई जाती हैं। अब बात करेंगे आपके पक्षियों की। तो पक्षी मित्रों, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो पक्षी होते हैं ना, उनकी जो आँख होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए पक्षियों को लेकर के। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं और अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं। अधिकांश जो पक्षी होते हैं उनके नेत्र कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं।
जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, कौन? पक्षी। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। अगर ये सामने देखें, जैसे बिल्कुल ये सामने देख रहे हैं, तो इनकी जो आँखें हैं ना एक ही चीज़ पे फोकस करेंगी। अगर ये इधर उधर देखेंगे तो दोनों को अलग अलग चीज़ देखेंगे दोनों आँखों से। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे चील, बाज और गिद्ध के बारे में। तो चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। ये भैया जो परीक्षा निकल गई है ना, उस परीक्षा में आया था नहीं पिछली बार में ऑनलाइन बेस पर, कि चील या बाज और गिद्ध, यानी ऐसे आया था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो 4 गुना ज़्यादा हमसे देख लेता है दूर की चीज़ों। तो जिसमें तो चील है, बाज है, गिद्ध है। तो चील और बाज और गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है, वही चीज़ पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कोई जो चीज़ हम मतलब देखते हैं 2 मीटर की दूरी पर, तो पक्षी 8 मीटर की दूरी पर देख लेते हैं। बात करेंगे मैना, और मैना और उल्लू भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये मैना दिख रही है, नहीं दिख रही? ये मैना जो है ये क्या करती हैं, झटका मारेंगी और झटका से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। और जो उल्लू दिख रहा है, ये उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमाता है। उल्लू अपनी गर्दन को ऐसे पूरी पीछे तक घुमा देगा, लेकिन मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो वो मैना है। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो गर्दन को पीछे तक घुमाता है, तो वो आपका उल्लू है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे सभी बालकों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो बच्चों के बारे में पता होना चाहिए भैया कि जो बालक होते हैं ना, सब में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। आप में भी अलग अलग हैं, हम में भी हैं, क्योंकि कोई बच्चा जल्दी याद कर लेता है, किसी ने तो शीटेट को न जाने कितनी बार निकाल लिया है, और एक हमारे भैया जी ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो सभी बालकों में अलग अलग क्षमताएँ होती हैं। शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली शिक्षिका ही जो है हमें ज्ञान देंगी, नहीं, इसके अलावा व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत होते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब बात करेंगे रूढ़िवादी की। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेद देखना, रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव करना, तो ये क्या है? जेंडर विषमता पर। ये क्या है? जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि लड़की तो भैया झाड़ू पोछा ही करेंगी, लड़का नहीं कर सकता ना, लड़का भी कर सकता है। तो अगर आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर अगर आप लड़का लड़की को लेके बात कर रहे हैं तो वो उस पर जो चर्चा की जाए वो संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं पर ठेस ना पहुँचे। बच्चे सवाल करें लेकिन किसी की भावनाओं पर नहीं ठेस पहुँचे कि नहीं लड़की नहीं कर सकती इस काम को, लड़का ही कर सकता है। अगर ऐसे बोलेंगे तो बच्चे की क्या है, भावनाओं पर ठेस पहुँचेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। जहाँ भी आपको मौके की बातें आ जाएं तो बच्चे को मौका देना चाहिए। सृजनात्मक विचारों, जहाँ भी सृजनात्मक जैसी चीज़ें दिखाई दें, विचार दिया जाए, बच्चों को अवसर दिए जाएं, तो वो आपका राइट क्वेश्चन जाएगा। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करें। बच्चों के साथ लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करें। तो ये आपकी 3rd क्लास में ये सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बताए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब बात करेंगे आपकी 4th क्लास की। इसमें आए थे सबसे पहले घर। तो घर देखिए, तो सबसे पहले असम। असम में क्या होता है भैया? असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट, जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। कैसे ऊंचे बने होते हैं? इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। किस पर? मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। बारिश अधिक होने के कारण जो इनके जो घर बने होते हैं, जो 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, मजबूत बांसों से बने होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि मजबूत बांस के खम्भ जो घर बने होते हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो भैया आपके असम में हैं। अब बात करेंगे मनाली। तो मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। पत्थर और लकड़ी के मकान कहाँ बनते हैं? मनाली में। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। ये जो हैं आपके पत्थर या लकड़ी के घर हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में बनाए जाते हैं।
और ये पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान में घर मिट्टी के बने होते हैं। किसके भैया? मिट्टी के। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। किससे? इन्हें में चौका लगाया जाता है। चौका लीपते हैं, पोतते हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ठीक है, राजस्थान में जो घर हैं वो मिट्टी के बनते हैं और बहुत ही लीप पोत करके अच्छा सुंदर सजाया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। बात करते हैं केरल की। तो मित्रों, केरल बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। जो केरल में घर बने होते हैं वो लकड़ी की बनी नाव के छोटे छोटे से बल्लम होते हैं, बल्लम के नाम से जाने जाते हैं। लद्दाख में लकड़ी से बना एक झूला होता है, ट्रॉली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है और वो झूला जो है वो खिसकता है रस्सी की सहायता से। तो ये लद्दाख में बने होते हैं। राजस्थान में आपकी ऊँट गाड़ी चलती है, मैदानी इलाके में बैलगाड़ी चलती है और पहाड़ी इलाके में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें कैसे रास्ते होते हैं? ऊबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं। सीमेंट का पुल, बात करें आपके सीमेंट के पुल की, तो ये पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। जो सीमेंट का पुल बनाया जाता है ये ईंट और लोहे की सरियों से बने होते हैं। लकड़ी के घर भैया आपके अभी बताया, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। जो लकड़ी के घर हैं वो असम में, मेघालय में, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्य पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य में बांस होता है ना, बांस को भैया हरा सोना कहा जाता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर जाएगा बांस को। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक। अब बात करें बर्फ़ के घर, तो बर्फ़ के घर ये घर ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? ध्रुवीय। इनको एस्किमो जनजाति के लोग बनाते हैं। कौन सी? एस्किमो जनजाति के लोग बनाते हैं। बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बर्फ़ के घर को? इग्लू। ठीक है, याद रखना। अब बात करेंगे आपकी पक्षी। तो पक्षी ये आपकी पार्ट 2 है, चैप्टर 2। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। जो पक्षी होते हैं उनके भैया कान नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। कान नहीं होते हैं, लेकिन जो सिर होता है ना, सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे से छेद होते हैं और ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्षियों के जो पक्षी होते हैं उनके कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके छेद होते हैं छोटे छोटे से, और जो छेद होते हैं उन्हें वो पंखों से ढक लेते हैं और उन्हीं की सहायता से ये सुनते हैं। बात करें आपकी छिपकली की, तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं और कान इनके दिखाई देंगे। जैसे कान दिखाई देंगे इनके जब छोटे छोटे से छेद होंगे। तो बात करें मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ के भी छोटे छेद होते हैं और वो कान से दिखते हैं, लेकिन आसानी से वो दिखाई नहीं देते हैं। इससे आप नोट कर लेना, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। क्या होते हैं भैया? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई दें तो उनके शरीर पर बाल होते हैं। जैसे कि मानव है, मनुष्य, तो मनुष्य के कान बाहर दिखाई देते हैं तो बाल भी तो है ना शरीर पर, और वे बच्चे भी देते हैं। ये भी याद रखना, जिन जानवरों के कान जानवरों के बाहर होंगे तो उनके शरीर पे बाल भी होंगे और वे बच्चे भी देते हैं। लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते। अगर कान बाहर दिखाई दें तो शरीर पर बाल होंगे और वो बच्चे देंगे, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं तो उनके शरीर पर बाल भी नहीं होंगे और वे अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देंगे। अंडे, जिनके शरीर पर बाहर जो है, जिनके कान नहीं होते हैं तो वो अंडे देते हैं। अब बात करेंगे रेगिस्तानी ओक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है भैया? ऑस्ट्रेलिया में। और इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। क्या? प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है किसे? रेगिस्तानी ओक को। अब बात आ जाएगी आपके हाथी की। काले रंग के पाए जाते हैं हाथी। तो हाथी काले रंग के ना देखे आपने, तो ये हाथी, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हाथी और नंदू हाथी।
ठीक है। तो आप जानेंगे हाथी के बारे में। हाथी एक दिन जो ये हाथी बहुत बड़ा होता है, जैसे एलिफेंट, ठीक है। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक बड़ा हाथी कितने जो है पत्ते खा लेता है, तो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और मित्रों, हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। किसमें? कीचड़ में ज़्यादा खेलते हैं। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने? 2 से 4 घंटा। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। जो एक झुंड बना होता है उसमें 10 से 12 हथनियाँ और एक और बच्चे होंगे, ज़्यादा नहीं होते। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। जब 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम का। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। और इनकी औसत आयु 70 वर्ष है। कितनी है? 70 वर्ष। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं भारत में। और हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है, लगभग 22 महीने। हाथी का जो गर्भकाल होता है वो 22 महीने का होता है। और विश्व में सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में कर्नाटक में पाए जाते हैं। और विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो हाथी से ये महत्वपूर्ण जो है आप लोगों ने याद कर लेना, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये 100 किलोग्राम और आपका ये 10 से 12 हथनियाँ, ठीक है। 3 महीने का हाथी आपका 200 किलोग्राम खा लेता है, 200 किलोग्राम का होता है मतलब। और 2 से 4 घंटा ही आपका हाथी केवल एक दिन में सोता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हाथी से संबंधित। अब बात करेंगे आपकी अमृता की कहानी। तो देखिए, राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है। प्रश्न आ जाएगा खेजड़ी गांव कहाँ पे भैया? तो आपका आंसर आएगा राजस्थान में जोधपुर के पास में। तो राजस्थान में जोधपुर के पास में एक खेजड़ी गांव है। राजस्थान के लोगों को वैष्णोई कहते हैं। जो राजस्थान के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? विष्णोई कहा जाता है। अब बात करेंगे खेजड़ी के पेड़ की। तो खेजड़ी का पेड़ भैया देखो, यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। क्योंकि रेगिस्तान की बात चल रही है तो जो खेजड़ी का पेड़ कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान में मिलेगा। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। किसकी? खेजड़ी की। और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। किसकी? खेजड़ी की। और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो खेजड़ी से संबंधित ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर? रेगिस्तान में। और इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी जो फलियाँ होती हैं उससे सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी महत्ता को, यानी कि खेजड़ी के पेड़ की महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। क्या किया है? राजकीय वृक्ष घोषित किया है खेजड़ी को। अब बात करते हैं बिहार। तो बिहार में मुजफ्फरपुर जिला और बोचाहा गांव है। बिहार में क्या है? मुजफ्फरपुर जिला और बोचाहा गांव। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। क्वेश्चन आ जाएगा गर्ल स्टार कौन है? तो गर्ल स्टार एक चमकता सितारा अनीता कुशवाहा है। आरटीई क्या है? तो ये एक अधिनियम है 2009। आरटीई अधिनियम है 2009। इसमें क्या होता है? यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आरटीई क्या देता है भैया? 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी बिटियाएँ हैं, सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अब बात करेंगे लीची। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। जो लीची होती है इसके जो फूल है वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। किस में खिलते हैं? फरवरी के महीने में। और मधुमक्खियों के अंडे देने का जो समय है अक्टूबर से दिसंबर है। मधुमक्खियाँ अंडे कौन से महीने में देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर में। और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होगी और जो अंडे देगी। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। क्या है? एपिस इंडिका।
तो मधुमक्खियों से रिलेटिव ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। लीची के फूल जो आपके फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खियाँ अंडे देने का समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर है। और एक छत्ता होता है, उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। और मधुमक्खी का जो नाम है वैज्ञानिक वो एपिस इंडिका है। बिहार के मुजफ्फर का बोचाहा गांव मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। जहां पर मधुमक्खी पाली जाती है उसे क्या कहेंगे? एपीकल्चर। क्या कहेंगे? एपीकल्चर कहा जाता है। अब बात करेंगे आपका गुजरात। तो मित्रों गुजरात गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में ही है। गांधीधाम, अहमदाबाद और ये वलसाड कहाँ पे पड़ते हैं? गुजरात में। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 200 पुल हैं। अगर आप गोवा से केरल तक जाएंगे तो वहाँ पर आपको 92 सुरंगें मिलेंगी 92, और 200 आपके पुल पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करेंगे आपके नानी के घर तक, बदलते परिवार और हुतू। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में बनाए हुए हस्त रिटर्न आपके क्या हैं? नोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, इन्हीं से मेरी परीक्षा पास हुई है और बहुत अच्छे नंबर। और आप लोग अगर इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं तो आप जो है यहीं से अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं ईवीएस में। यहाँ से बाहर नहीं होगा। आप लोग अच्छा से अगर इसे देखते हैं, अच्छे से इसे पढ़ते हैं, और आप पीडीएफ आपको संपूर्ण मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए, अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं और अभी तक आप पर नहीं निकला है तो थोड़ा सा बदलाव कीजिए। तो बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको अपना टारगेट नहीं बदलना है, अपने तरीके बदलने हैं। इरादा नहीं, तरीका बदलना है। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों ही चलना पड़ता है। जो कबड्डी खेलते हैं तो उसमें शरीर और दिमाग दोनों ही काम करते हैं। बात करेंगे कर्दम मल्लेश्वरी। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कर्दम मल्लेश्वरी कौन है? ये कर्दम मल्लेश्वरी। तो मित्रों देखिए, कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। कौन है ये? एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं भैया? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। किनके? कर्दम मल्लेश्वरी के। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का इन्होंने अभ्यास स्टार्ट कर दिया था, और अब लगभग मित्रों ये 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कितना? 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कौन? कर्दम मल्लेश्वरी। और कर्दम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल किसने जीते हैं? कर्दम मल्लेश्वरी ने। तो इनसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए। कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 12 साल की उम्र में इन्होंने वजन उठाने का नंबर लगा दिया था, और अब ये 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं, और इन्हें भारत से बाहर इनको 29 मेडल प्राप्त हुए हैं। कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब भैया बात करेंगे फूल। देखो कितने प्यारे फूल हैं, कितने सुंदर हैं फूल। तो फूल कहाँ मिलेंगे? ये उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और खाए भी जाते हैं फूल खाए भी जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? पकौड़े। और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र शहद के लिए मशहूर है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए मशहूर है? शहद के लिए। शहद को इत्र भी कहा जाता है। पाकिस्तान है जहाँ पर डेरा गाजी खान है। कर्नाटक प्याज की फसल बोई जाती है। कर्नाटक में क्या है? प्याज की फसल बोई जाती है। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में। सोहना से दिल्ली के बीच एक गुड़गांव शहर स्थित है। ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे चू चू करती आई चिड़िया। इसमें क्या है? घोंसला। तो घोंसला नहीं देखे तो देख लीजिए। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण शिक्षा का जो केंद्र है वो अहमदाबाद में है। कलचिड़ी, देखो कलचिड़ी जो है इंडियन रोबिन के नाम से जानी जाती है। ये अंडे देती है। कलचिड़ी इंडियन रोबिन ये अंडे देती है। बात करेंगे कोयल। तो कोयल बहुत मीठा गाती है। क्या गाती है? मीठा। वह अपना घोंसला नहीं बनाती। देख लो भैया, कोयल की बात सुन लो।
ये अपना घोंसला ना बनाती, वह कौए के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी से देता है। तो ऐसी कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? वो कोयल है। कोयल कौवा के घर में ही अपने बच्चे देती है और इसके जो है रखवाली अच्छे से कौवा करता है और इसके बच्चों को सेता है। ठीक है, कोयल के। तो कोयल के बच्चे कहाँ पर पल बनते हैं? ये कौवे के साथ में बड़े हो जाते हैं, अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौन? कौवा। बात करें कौवा, कौवा क्या करता है? तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आपका क्वेश्चन आएगा कि ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो वो कौवा बनाता है। फाख्ता, फाख्ता की बात करते हैं। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। देखे होंगे आपने, कांटों के बीच में और मेहंदी की मेड़ पर जो मतलब घोंसला बना देता है वो फाख्ता है। फाख्ता काम करता है कांटों के बीच में। बात करें आपके गौरैया की, तो गौरैया अपना घोंसला कभी कहीं भी बना देती है। ये तो अलमारी में भी बना लेगी। ठीक है, गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में भी। आपने देखा होगा गांव में, और या आप लोगों ने देखा होगा इतना, तो गौरैया जो है अलमारी के पीछे भी बना देगी। ज़्यादातर गांव में ये चीज़ें होती हैं, आईने के पीछे भी, घर की दीवार के आले में भी गौरैया बनाती है। बात करें आपकी गौरी, तो गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। जो गौरी है वो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाएगी और फिर उसमें अपना अंडा रख देती है। दर्जन चिड़िया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दर्जन चिड़िया वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। इसकी एक चोंच होती है लंबी, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या करती है? पत्तों को सिल लेगी और उसके बीच में बनी थैली में अपने अंडे करती है। पहले अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे करती है, वहीं पर उसमें थैली में अंडे देती है। शक्करखोरा की बात करें तो भैया शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। जो छोटा है, छोटी पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, वो कौन है? आपका शक्करखोरा। अब बात करेंगे आपके बीबर पक्षी की, तो सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो बीबर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। बीबर पक्षी की ये कहानी है कि बहुत सारे घोंसले बनते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो बनाता है उसमें वह अंडा देती है। बात करें आपके कौए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे की, तो ये मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। इनका काम क्या है? जो कौआ है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहे हैं, ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं और तुरंत अंडा को चुरा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा अंडे को कौन चुरा लेता है? तो कौआ है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहे हैं, ये मौका देखते ही अंडों को चुरा लेते हैं। अब बात करेंगे आपके जानवरों के दांत की। किसकी? जानवरों के दांत पे आ गई। तो सबसे पहले बात करेंगे गाय, गाय माता की। गाय के आगे के 2 छोटे दांत होते हैं। गाय के जो आगे होते हैं ना, उनके 2 छोटे दांत होते हैं। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बात करें बिल्ली की, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बात करें आपके सांप की, तो भैया देखो, सांप के दांत तो होते तो नुकीले हैं, पर वह चबाकर नहीं खाता, वो तो भैया पूरा निगल जावे है। ठीक है, तो सांप की विशेषता है कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वो चबा चबा के नहीं खाता है, वो तो पूरा ही निकल जाता है। बात करें गिलहरी, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो किसके दांत घिसते रहते हैं? गिलहरी के, और इसके दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं गिलहरी के। और गिलहरी एक स्तनधारी जीव है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप पता पड़ गया होगा। गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। उल्टियाँ दस्त हो तब क्या करना चाहिए? तो थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। और घोल बनाएं, तो घोल कैसे बनाएं? तो देखिए मित्रों, 1 गिलास पानी उबालकर ठंडा करो, इसमें 1 चम्मच शक्कर घोलो यानी कि चीनी, और चुटकी भर नमक डालो, आपका घोल तैयार है। उल्टियाँ दस्त हो जाएंगे बंद। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया था, इसलिए आपको ये मेंशन कर दिया है। कर्नाटक, तो कर्नाटक गोलकुंडी है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसे रेगिस्तानी ओक कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक। बात करेंगे असम, तो असम माघ बिहू 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें जो बिहू है ये 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। बोरा असम में खाए जाते हैं। बोरा कहाँ पे पाए जाते हैं?
बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। क्वेश्चन देखिए बन के कैसे आ जाते हैं। बोरा, अब बोरा तो आपने सुना होगा पहली बार, तो ये बोरा क्या है, ये खाने की चीज़ है जो चावलों की किस्म से बनता है। बिहू कहाँ पर है, ये असम में 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें गुरुद्वारे, तो गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने को और खाने को क्या कहेंगे, लंगर। लंगर किसे कहते हैं, जो गुरुद्वारे में जो एक साथ में बैठ के खाना पाना खाते हैं ना, बनाते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, उसे लंगर कहते हैं। मुक्तापुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचपल्ली कस्बे में है। ये मुक्तापुर गांव है, ये तेलंगाना राज्य है, ये पोचपल्ली कस्बे में है। ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचपल्ली नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पोचपल्ली तेलंगाना में है। यहाँ पर क्या है भैया कि ज़्यादातर जो परिवार हैं ये बुनाई का कार्य करते हैं, तो बुनाई का कार्य करते हैं इसलिए इसे पोचपल्ली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ कुछ मशहूर चीज़ें हैं, कुछ मशहूर चीज़ें जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। और अब बात करेंगे आपके लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा ब्रिज्म। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा ब्रिज्म ये क्या है, तो ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। क्या हैं, डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये एक डॉक्टर हैं जो भारतीय नौसेना में हैं, ठीक है, और इनका काम जो है ये समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये बात आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, लेफ्टिनेंट के बारे में। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। ये पहली महिला है मित्रों ऐसी। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में हैं। ये कहाँ पर हैं, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से हैं। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखता है। प्रिज्म का मतलब क्या है, ये ऐसा कांच है जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे आपकी लद्दाख की, तो लो भैया लद्दाख को इस्कटोपोपुल, लद्दाख में इस्कटोपोपुल पश्मीनी बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। इसमें जो पश्मीना बकरी है, कौन, पश्मीना बकरी, ये लद्दाख केंद्र का शासित प्रदेश है, यहाँ पे पाया जाता है। और ये पश्मीना शॉल भी है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख की जो मशहूर चीज़ है वो है आपकी पश्मीना बकरी, ठीक है। बात करें आपकी केंचुआ की, तो देख लो भैया ये केंचुआ है। केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, वर्मी कल्चर किसे कहते हैं, केंचुआ को। केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ के माध्यम से जैविक खाद भी बनाए जाते हैं। केंचुआ का जो माध्यम है वो जैविक खाद, खेतों के बहुत काम आता है, और इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। डॉल्फिन, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। जलीय जीव है कौन, डॉल्फिन। ये स्तनधारी जीव है, इसे मानव के द्वारा जो भी सिखाया जाता है बड़ी आसानी से सीख लेती है। बताओ, ये डॉल्फिन जो जीव है, अगर मनुष्य जो चीज़ सिखाए वो आसानी से सीख जाती है, लेकिन मानव को सिखाए, मनुष्य से कहते हैं कि भैया पढ़ो, टाइम कम है, अपने अच्छे से तैयारी करो, तो उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन डॉल्फिन जो बाकी जीव है, ये स्तनधारी जीव है, और अगर इसे मनुष्य पढ़ाए तो बहुत आसानी से ये सीख जाती है। डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं, इसे ला टाइगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ला टाइगर भी कहा जाता है किसको, डॉल्फिन को। अब बात करें आपके नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल। नीली व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ी जीव है। ये नीली व्हेल जो है ये पृथ्वी पर पाई जाती है, सबसे बड़ी जीव है। सर्वाधिक नीली व्हेल प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। अब बात करेंगे घटपर्डी, कीट बच्ची और शिकारी पौधा। भैया देखो, इसके नाम अनेक हैं लेकिन काम एक ही है। घटपर्डी के नाम से आ जाए, कीट बच्ची पौधा से आ जाए, या शिकारी पौधा से, ये देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर। तो घटपर्डी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है ये, मेघालय में। और इसका जो आकार है वो लंबे घड़े नुमा होता है। कैसा होता है, लंबे घड़े के समान होता है। इसमें से एक प्रकार की गंध निकलती है। क्या निकलती है, खुशबू। और इस खुशबू के कारण जिससे जीव खिंचे हुए इसके पास चले आते हैं, क्योंकि यहाँ में से इतनी अच्छी खुशबू निकलती है, तो जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो खिंचे चले आते हैं। और जैसे ही ये खिंचे चले आते हैं तो ये इसके पास में जाते हैं, तो ये अपना ढक्कन बंद कर देता है और अपना शिकार कर लेता है उन जीवों का। तो इसकी ये खासियत है।
कीटभक्षी पौधों के और भी नाम हैं, जैसे कि आपका नेपेंथिस, ड्रोसेरा, ठीक है, ड्रोसेरा और यूके यूट्रीफुलेरिया, ये इसी के नाम हैं। तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। अब बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी कक्षा 5 की, ठीक है। इसमें क्या बताया है, सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखती है। यह पाठ्य पुस्तक पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। देखिए, बाल केंद्रित आपकी पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, ये नहीं कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, ना, बाल केंद्रित, जिसमें बच्चों को स्वयं खोज कर प्राप्त करने के अवसर मिले और रटने की मजबूरी से बचें। बच्चे को जितना हो अवसर दीजिए, बच्चे को रटने के लिए मजबूर मत करो, बच्चे से कहो जितना हो बच्चा जो है अपना खोज करे। परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है, कि ये नहीं बच्चे को छोटी सी जानकारी दे दी, ना कोई परिभाषा है इसमें और ना छोटी जानकारी देंगे। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं, ये आप लोग याद रखना। वास्तविक चुनौती ये है कि बच्चों को भैया मौके दिए जाएं, वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने यानी जिज्ञासु, करके देखें और सीखें और प्रश्न पूछें। जहाँ पे ये चीज़ें प्रश्न में दिखें, मार देना मोहर, लगा देना ठप्पा, आपका आंसर जाएगा पक्का। मौके देखने वाली बात, विचार प्रकट करने वाली बात, उत्सुक वाली, करके देखें, सीखें, प्रश्न पूछें, ये सभी आपके क्या हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। पुस्तक की भाषा औपचारिक नहीं होती है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को महत्व देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत न माना जाए, ये नहीं कि पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान केंद्र, ना, बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में वह एक सहायक भूमिका निभाए, ताकि वह आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी कुछ सीखे। वास्तविक घटनाओं, रोज़मर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी बच्चे को समझाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जहाँ भी आपको वास्तविक जैसी चीज़ें नज़र आ जाएं, बच्चे के विचार प्रकट करने जैसी आ जाएं, चर्चा का विषय जहाँ हो और अवसर जैसी बातें आ जाएं, तो वो आपका क्या है, पॉजिटिव है और आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा।